हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक है हमारा संघ तथा राज्य की कार्यपालिका। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में, जो कि हमारी डे 3 की क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में। और ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम डे 4 में कंप्लीट करने वाले हैं संघ तथा राज्य की कार्यपालिका को। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, हम जीके के हर एक सेगमेंट के अंतर्गत एक एक सेगमेंट को लेकर क्रम से कंप्लीट कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया और उसके टॉपिक हम पहले कवर करेंगे थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ। यानी पहले हम उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके जो भी उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम 10 डेज़ में इस पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी में डे 4 की 4th नंबर की हमारी जो क्लास है, उसमें हम संघ तथा राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पिछली क्लास तक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे भाग 4 के बारे में। यानी भाग 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज है भाग 5 और भाग 6। तो भाग 5 में क्या दिया हुआ है, यानी कि जो पार्ट 5 है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपकी संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो देखिए, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, तीनों ही अलग अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं उनमें हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके बाद महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हो गए, देन फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, वो भी संघ की कार्यपालिका में शामिल होता है। उसके बाद एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल भी इसमें आपके शामिल रहते हैं। तो इन चारों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद रखने, कल तक हम आर्टिकल 51 तक कंप्लीट कर चुके थे। और फिर उसके आगे के जो आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इनमें है आर्टिकल 52, और इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में जो यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 52 के अंतर्गत। फिर है आर्टिकल 54, और आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो आगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ आपके यानी सांसद हैं, एमएलए हैं, वो भाग लेते हैं और कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसकी बेसिकली बात यहाँ पर की गई है। तो आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस प्रकार से किया जाएगा। और 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जो अगर कभी पीएम के चुनाव होते हैं, या हम देखते हैं जो भी राज्य के स्तर पर जो हमारे चुनाव होते हैं, यानी जो विधायक के हैं, सांसद के हैं, उनके जब चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं, हम उनको यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को हम वोट देते हैं और फिर उनसे उनको चुना जाता है, उनका निर्वाचन होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका होता है, यहाँ पर वरीयता क्रम से चुनाव होता है। यानी यहाँ पर हम लोग वोट नहीं कर सकते, यानी आम आदमी इसमें वोट नहीं करता, बल्कि आम आदमी के द्वारा चुने गए जो एमएलएज हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर वोट करते हैं, वो फिर राष्ट्रपति बनाते हैं। और इसमें वोट किया जाता है वरीयता के आधार पर। यानी किसी एक को आप ऐसा नहीं कि वोट दें, आप यहाँ पर वरीयता से देंगे। जैसे 4 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, तो आप जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उनको आप 1 दे सकते हैं, फिर दूसरे नंबर पर आपको कौन पसंद है। इस प्रकार से जो निर्वाचन का तरीका है राष्ट्रपति के, वो होता है। यानी एक अलग तरीका यहाँ पर फॉलो किया जाता है। फिर है आर्टिकल 56, और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, जो कि है 5 वर्ष। जैसा कि हम देखते हैं, अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं वो 4 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और फिर है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये आपकी बताई गई है आर्टिकल 57 में। तो आर्टिकल 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उसकी क्या पात्रता है उसके बारे में। और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, 55 में निर्वाचन के तरीके के बारे में। आगे फिर आता है आर्टिकल 58, और इसमें अहर्ताओं के बारे में बताया गया है, यानी जो एलिजिबिलिटी हैं वो क्या होनी चाहिए। और 59 में बताया गया है
की जो शर्तें हैं राष्ट्रपति बनने की वो क्या होनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 60 में जो शपथ है उसके बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति को शपथ है यहाँ पर यानी जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और आर्टिकल 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। तो महाभियोग जो कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, महाभियोग कहते हैं। और इसका वर्णन आपको आर्टिकल 61 में देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं निर्वाचन का तरीका और महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो भाग लेने वाले सदस्य हैं वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के दोनों सदन कौन होंगे, तो एक है आपका लोकसभा और एक है राज्यसभा। इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया है तो फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। तो इसीलिए वहाँ पर निर्वाचित का मतलब है जो विधायक या सांसद हम यहाँ से बनाते हैं, यानी वहाँ पर तो बेसिकली सांसद ही होते हैं जो कि लोकसभा एक प्रकार से सदस्य होते हैं लोकसभा के। तो वो भाग लेंगे जो निर्वाचित हैं, यानी जनता द्वारा निर्वाचित किए जा चुके हैं। तो वो यहाँ पर वोट करेंगे, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। और उसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी हमारे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभाएं, तो मोस्टली सभी राज्यों में विधानसभाएं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र के द्वारा शासित हैं, लेकिन उनमें भी दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ पर भी विधानसभाएं हैं। यानी ये तो है, तो वैसे ये यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पर विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पर भी विधानसभा में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, जिन्हें हम बेसिकली विधायक कहते हैं, और वो भी यहाँ पर शामिल होंगे किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं होता, तो जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं ये आपके शामिल नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है महाभियोग में शामिल। महाभियोग में कौन शामिल होता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो महाभियोग है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इसमें केवल संसद के दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो ही भाग ले सकते हैं। तो इसमें जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके ही सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन में तो राज्य की विधानसभाओं के भी सदस्य होंगे, लेकिन महाभियोग में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो महाभियोग में तो पार्ट ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। ये आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड। और राष्ट्रपति की जो मिनिमम एज है 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और अब उनकी कुछ रिलेटेड शक्तियों से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको हमको याद रखना है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है क्षमादान देने का अधिकार। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार है। किसी को अगर मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। तो ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास, तो 72 के अंतर्गत। फिर आता है आर्टिकल 111, यानी 111 आर्टिकल में वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। अब वीटो पावर का क्या मतलब है, तो वीटो पावर का मतलब ये है कि जैसे ही कोई अधिनियम, जैसे संसद से बना कोई कानून और राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो पावर है कि वो अपने पास उसे रख सकता है बिना जवाब दिए भी। तो ये उसकी वीटो पावर होती है। फिर है आर्टिकल 123 आता है 123, और इसमें है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जो अध्यादेश है, कानून, यानी एक कानून ही होता है अध्यादेश, उसको जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। फिर आता है आर्टिकल 143, और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्ति है वो किसमें है, राष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मामले के अंदर, ये उसके पास पावर है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। और फिर यहाँ पर आ जाता है 15वीं राष्ट्रपति जो हैं, यानी 14 राष्ट्रपति हैं वो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं, तो नंबर भी इनका पूछ लिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। और पिछले थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। अगला है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग। तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ जो लोग हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और जो भी उनका मंत्रिपरिषद होता है। फिर है महान्यायवादी, यानी जो एजी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी भी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
फिर उसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो कैग होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जो भी पूरा धन का जो विवरण रखना होता है, तो वो भी उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के जो राज्यपाल हैं, यानी जो भी अगर कोई राज्य है तो वहाँ पर राज्यपाल होगा, कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक होंगे, तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अब वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आगे आता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो जैसा कि हमने आपको बताया था संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है, उसके बाद महान्यायवादी है। तो अब राष्ट्रपति के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आता है आर्टिकल 63, और आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। तो यानी उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है आर्टिकल 63 में। फिर आता है आर्टिकल 64, और इसमें है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा का जो सभापति है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अगर लोकसभा की हम बात करें तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति होगा। फिर अब इसके चुनाव में कौन भाग लेंगे? संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जो विधानसभाओं के सदस्य थे वो भी शामिल हो रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। फिर अगर हम बात करें 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए जो इस समय वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं वो तो 15वें नंबर के हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं ये हमारे 14वें नंबर के हैं, जो कि अभी बने हैं जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू थे। तो ये हमारे अभी के उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। तो फिर देखिए ये क्या होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं, शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। और देखिए बात की जाए अगर राष्ट्रपति की, तो वो क्या है? वह है संवैधानिक प्रमुख। आप देखते हैं हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री ही विदेश दौरे पर जाते हैं, जो भी समझौते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति को क्या होता है? जो भी संवैधानिक कार्य, संविधान से संबंधित काम है, जैसे कि कोई कानून है राष्ट्रपति के, वो हस्ताक्षर के बाद ही एक प्रकार से वो कानून बन पाता है, संविधान में हम उसे लेकर आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक प्रमुख है, यानी जो पूरा शासन प्रशासन संभालने का काम है, वो है प्रधानमंत्री का। और जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ ज़्यादा वर्क देखने को नहीं मिलता। जैसा कि आप देखते हैं यूएस जैसे कंट्री में जो राष्ट्रपति है वही प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री का वहाँ पर उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। फिर है आर्टिकल 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। तो देखिए प्रधानमंत्री भी एक प्रकार से लोकसभा का सदस्य होता है, और जो भी मेजॉरिटी की यहाँ पर पार्टी होती है वही अपने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनती है। बाकी वो सभी होते हैं सांसद ही, यानी वो भी एक प्रकार से लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। फिर है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद भी होती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये एक प्रकार से कब इसको संशोधन में शामिल किया गया था? 91वें संशोधन 2003 के द्वारा ये नियम बनाया गया, क्योंकि ऐसा होता था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री हो जाते थे, तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए एक ये नियम बनाया गया कि जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो भी आप कुल संख्या ले रहे हैं, तो लोकसभा की कुल संख्या है, जैसे मान लीजिए लोकसभा की कुल संख्या है 550, तो उसके 15% से अधिक आप मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रख सकते हैं। ये एक नियम बनाया गया कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये नियम भी वहाँ पर फॉलो करना होता है। फिर है आर्टिकल 76 है यहाँ पर, और इसमें है भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी का क्या मतलब है? ये एक प्रकार से जो केंद्र सरकार है, सरकार का क्या होता है? वकील होता है। यानी सरकार के जो भी मामले हैं वहाँ पर अगर कोई भी केस सरकार से संबंधित कोई भी केस अगर कोर्ट में है, तो वहाँ पर जो सरकार का वकील होता है, सरकार की तरफ से ये केस यहाँ पर उस केस को हैंडल करता है, उसे ही भारत का महान्यायवादी कहते हैं। और इसका जो प्रावधान है आपको आर्टिकल 76 में देखने को मिलेगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बराबर की योग्यता भारत का महान्यायवादी रखता है।
तो ये एक प्रकार से सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब देखिए आ जाता है भाग 6, और भाग 6 में हम पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो अभी तक हम संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो स्टेट की कार्यपालिका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें आपके शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके अलावा महाअधिवक्ता। जैसे वहाँ महान्यायवादी यहाँ पर होता है एडवोकेट जनरल, यानी कि महाअधिवक्ता राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो आपके राज्यपाल हो गए, गवर्नर हो गए, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद यहाँ पर हो गया। अब एक एक के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, जो भी उनसे रिलेटेड प्रमुख आर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 155 और इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति। फिर है आर्टिकल 156 और इसके अंतर्गत राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर बताया गया है, और ये भी होता है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो राज्यपाल का भी हमको देखने को मिलता है। और आर्टिकल 159 में बात की गई है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है, यानी कि राज्यपाल की शपथ के बारे में, राज्यपाल किस प्रकार से शपथ लेगा उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। आगे 161 में क्षमादान की जो शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के प्रावधान में देखा था आर्टिकल 72 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति थी, तो उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, यानी राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है। मृत्युदंड को तो पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक जो क्षमादान है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जा सकता है। फिर है आर्टिकल 200, और आर्टिकल 200 में बात की गई है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या फिर राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजना। तो कोई विधेयक है उस पर अनुमति देना, रोकना या विचार करना। आर्टिकल 200 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 200 की बात करें, तो कोई जैसे विधेयक है, कोई कानून है, उस पर अनुमति देना है, रोकना है या विचार करना है, उससे संबंधित भी यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। फिर आता है आर्टिकल 213 जिसमें अध्यादेश जारी करना राज्यपाल के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था 123 राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, और उन्हीं अंकों को जब आप बदल देंगे तो ये हो जाएगा 213 अध्यादेश जारी करना। उसके बाद आता है आर्टिकल 233 यानी राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यानी जो भी सत्र न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनमें जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर है आर्टिकल 361 का 2 यानी दूसरा पार्ट है राज्यपाल पर पदावधि के दौरान कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर देखिए जो राज्यपाल हैं उस पर अगर वो पदावधि में है तो उस पर कार्यवाही नहीं कर सकते, ये संरक्षण प्राप्त होता है राज्यपाल को आर्टिकल 361 के अंतर्गत। और इसमें अगर हम बात करें तो राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार एक साथ ले सकता है, यानी 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है, और जहाँ से वो बिलोंग करता है खुद के राज्य का वो राज्यपाल नहीं बन सकता, बल्कि अदर राज्य में उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है राज्यपाल की। फिर है आर्टिकल 164 और इसमें बताया गया है मुख्यमंत्री के पद के बारे में, यानी मुख्यमंत्री का एक पद होगा, इसकी बात बताई गई है आर्टिकल 164 में। फिर है आर्टिकल 165 और इसमें बताया गया है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, यानी एडवोकेट जनरल के बारे में। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा और ये होता है राज्य सरकार का वकील। तो राज्य का जो वकील होता है वो होता है महाधिवक्ता, और केंद्र का जो वकील होता है वो होता है महान्यायवादी। तो ये दोनों से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, और साथ ही साथ इन दोनों से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, यानी जो भी राज्य की कार्यपालिका है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर करने वाले हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं थ्योरी के साथ में, बाद में क्वेश्चन से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकें। इसीलिए सेम क्वेश्चन नहीं रखे जाते, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें नया होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, और उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो अगर कोई राष्ट्रपति है उसको क्या देना है, अपना त्याग पत्र देना है, रिजाइन देना है, तो किसको संबोधित करके देंगे। तो देखिए शपथ दिलाने की बात आती है तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, लेकिन वो अपना त्याग पत्र जब
देंगे तो वो प्रधानमंत्री को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर इससे रिलेटेड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, और ये आपका आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। और देखिए इतने यानी सबसे हाई लेवल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है जो कि हमने आपको पहले बताया, तो आप अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी कठिन रहने वाला नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है आपसे, यानी यहाँ पर अगर हम ये कह लें कि आपसे ये पूछा गया है कि निर्वाचन में तो वो शामिल होते हैं लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होते, महाभियोग में शामिल नहीं होता। चार में से ऐसा कौन है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, और पीछे हमने आपको बताया भी था। तो देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये आपके दोनों ही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो ये आंसर सही नहीं होगा। फिर है राज्यसभा, तो ये भी दोनों ही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। राज्य की जो विधान परिषद है तो ये तो ना तो निर्वाचन में भाग लेते हैं और ना ही महाभियोग में भाग लेते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सही आंसर है डी नंबर, राज्यों की विधानसभाएं। तो देखिए जो विधानसभाएं ये निर्वाचन में तो यहाँ पर भाग लेती हैं, लेकिन अगर महाभियोग की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर भाग नहीं लेते महाभियोग की प्रक्रिया में। और यही आपसे पूछा गया था, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं वो आपके निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो किसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की अगर ज्वाइंट मीटिंग किसी मामले में बुलाई गई तो किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो देखिए बात करें अगर हम ज्वाइंट मीटिंग बुलाने की, और एक प्रश्न आता है इन ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित कौन करता है। तो देखिए जब भी बात आएगी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग को बुलाने की या आहूत करने की, इस प्रकार से भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर सही होगा राष्ट्रपति। यानी अगर कोई टॉपिक है उस पर आपको सहमति लेनी है, अलग अलग कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है तो उसकी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, और वो मीटिंग बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उस मीटिंग को संबोधित करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वो मीटिंग संबोधित की जाएगी, तो यानी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ये दो कन्फ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जिनमें काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ज्वाइंट मीटिंग बुलाई या आहूत की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा और संबोधित की जाएगी लोकसभा के स्पीकर द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको अगर आपको हटाना है तो इससे संबंधित जो प्रस्ताव है, जो बिल है, वो आप कहाँ पर ला सकते हैं। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर राज्यसभा में। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इसका जो आपका आंसर सही होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि केवल राज्यसभा में ही इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो अगर उपराष्ट्रपति को आपको पद से हटाना है तो उसके खिलाफ जो भी प्रस्ताव है वो आप कहाँ पर लाएंगे, वो आप केवल और केवल राज्यसभा में ला सकते हैं, ना तो लोकसभा में, ना तो संसद के किसी भी सदन में। अगर हम बात करें तो लोकसभा में आप इसे नहीं ला सकते। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसका स्थान खाली होता है, पद रिक्त होता है किसी कारणों से, तो उसको कितने दिन के अंदर, यानी तो 6 माह के अंदर उस रिक्त स्थान को भर लिया जाना चाहिए। 6 महीने तक जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा फिर राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो तो फिर जो राष्ट्रपति है, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो वो है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा फिर कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाई जाएगी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ में यानी थ्योरी के साथ में ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसमें हमने डे 4 में यहाँ पर कंप्लीट किया संघ की कार्यपालिका और यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, यानी जो जुडिशरी सिस्टम है हमारे कंट्री का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। और सैटरडे संडे हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं, तो हम आपसे मिलेंगे मंडे की क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद।